वेलकम टू पढ़ेगी क्लासेज। तो आज हिंदी व्यंजन आज हिंदी व्यंजन के लिए दूसरी क्लास है, जिसमें हम देख रहे थे। पिछली क्लास में मैंने देखा था व्यंजन का कुछ पार्ट देखा था। आज शुरुआत करते हैं, जो पिछला कुछ छूटा हुआ था उसमें पढ़ रहे थे कि जो हिंदी वर्णमाला में बिंदु का प्रयोग करते हैं, जो बिंदी प्रयोग होती है वो कितने प्रकार से होती है। तो जो कल का अध्याय छूटा हुआ था उसको आगे चर्चा करते हैं। देखो क्या था। तो हिंदी वर्णमाला में हम क्या करते हैं, दो प्रकार की लाइन यूज करते हैं। एक होती है ऊपर, एक होता है सीधा। जो ये क्षैतिज रेखा होती है, ये क्षैतिज रेखा होती है, इसे बोलते हैं शिरोरेखा। क्षैतिज रेखा को बोलते हैं शिरोरेखा, और जो ऊर्ध्व रेखा होती है उसे बोलते हैं खड़ी पाई। ये क्षैतिज रेखा होगा इसे शिरोरेखा बोलेंगे, और इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं खड़ी पाई। हिंदी में बोलते हैं इसे खड़ी पाई। क्षैतिज रेखा को बोलते हैं शिरोरेखा, और खड़ी ऊर्ध्वाधर रेखा को बोलते हैं खड़ी पाई। तो किसी भी वर्ण के ऊपर बिंदी का प्रयोग होता है, किसी भी वर्ण के नीचे बिंदी का प्रयोग होता है, किसी भी वर्ण के दाएं साइड में बिंदी का प्रयोग होता है, और किसी वर्ण के बाएं साइड में बिंदी का प्रयोग होता है। हिंदी में 4 प्रकार के बिंदु का प्रयोग होता है। तो बिंदु वर्ण के ऊपर भी होता है, और वर्ण के नीचे भी होता है, वर्ण के दाएं साइड में होता है, वर्ण के बाएं साइड में होता है। तो कौन कौन से होता है, किस बिंदु को क्या कहते हैं, एक तरफ से देखते हैं। तो मान लिया ये प्रथम बिंदु ये हो गया, इसे फर्स्ट नाम देते हैं, सेकंड इसको देते हैं, थर्ड इसको देते हैं, और फोर्थ इसको देते हैं। तो पहले से स्टार्ट करते हैं। जो पहला बिंदु है जो शिरोरेखा के ऊपर है, नंबर 1, इसका नाम होता है अनुस्वार। अनुस्वार जो होता है इसका कैसे होता है, अनुस्वार जो होता है शिरोरेखा के ऊपर बिंदी का प्रयोग होता है। शिरोरेखा के ऊपर बिंदी का प्रयोग होगा तो इस बिंदु को बोलेंगे अनुस्वार। और अनुस्वार के लिए कंडीशन होती है कि नंबर 1 कि यह हमेशा शोध के साथ होगा, शोध के साथ प्रयोग होगा, शोध के साथ प्रयोग होगा, यह हमेशा शोध के साथ प्रयोग होगा। और यह हमेशा शोध के साथ में प्रयोग होता है। और दूसरा देखा था यह वर्ण के ऊपर प्रयोग होता है। तो यह वर्ण के ऊपर प्रयोग होता है। और दूसरी कंडीशन है यह स्वर के साथ में प्रयोग होता है। अनुस्वार और कैसे होता है, जैसे लिखा है अनुस्वार हमेशा स्वर के साथ में प्रयोग होगा, और दूसरा होता है वर्ण के ऊपर प्रयोग होता है। तो कोई भी वर्ण लिखेंगे, जैसे लिखा हिंदी लिखा, तो हिंदी में नहीं, हिंदी में तो आएगा। जैसे लिखा कंठ वर्ण लिखा, तो कंठ वर्ण में क्या होता है, बिंदी का प्रयोग किसके ऊपर होगा, शिरोरेखा के ऊपर होगा। ये शिरोरेखा हो गई, तो वर्ण के ऊपर प्रयोग होगा, तो ये शिरोरेखा हो गई, शिरोरेखा के ऊपर बिंदु का प्रयोग होगा है। और ये हमेशा किसके साथ में आता है, स्वर के साथ में होता है। इस वर्ण का जब विस्तार करेंगे तो का हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, प्लस ठा हो जाएगा, क्योंकि आ इसमें सट गया हलंत आ जाएगा। और ये अनुस्वार किसके साथ में आ जाएगा, आ के साथ में आ जाएगा। तो मैंने पढ़ा है कि हमेशा इसका स्वर के साथ में होगा। तो अनुस्वार का प्रयोग किसके साथ में होता है, हमेशा स्वर के साथ में होता है। और इसके आगे दूसरी क्या है, पहला देखा अनुस्वार क्या होता है, अनुस्वार का प्रयोग हमेशा स्वर के साथ में होता है, या वर्ण के ऊपर हमेशा प्रयोग होता है। और जो वर्ण का ऊपर होती है शिरोरेखा के ऊपर हमेशा प्रयोग होता है। इसके बाद में देखेंगे कि ये हमेशा किसके स्वर होते हैं, स्वर कितने होते हैं, 11। तो ये 11 वर्णों के साथ में प्रयोग होगा। और 11 वर्ण कौन कौन से होंगे, वो कौन से होंगे, स्वर होंगे।
अनुस्वार हमेशा स्वर के साथ में प्रयोग होगा, ये वर्ण के ऊपर प्रयोग होगा, सिरो रेखा के ऊपर प्रयोग होगा। और ये जो 11 वर्ण होते हैं वो कौन से होते हैं? स्वर होते हैं। तो स्वर के साथ में अनुस्वार का प्रयोग होगा। अब जो ये बिंदु ऊपर था, अब बिंदु देखें दाई साइड में जो प्रयोग होता है खड़ी पाई के, उसे क्या बोलते हैं? तो जो पहला रेखा था अनुस्वार, अनुस्वार हमेशा शिरोरेखा के ऊपर प्रयोग होता है और अनुस्वार शिरोरेखा के ऊपर प्रयोग होता है, हमेशा स्वर के साथ में आता है। दूसरा नंबर आया, दूसरा नंबर क्या है? दूसरा नंबर है ये क्या? खड़ी पाई के दाएं साइड में, जो खड़ी पाई के दाएं साइड में से बोलते हैं पंचमाक्षर बिंदु। पंचमाक्षर बिंदु या चिन्ह भी बोल सकते हैं। तो पंचमाक्षर बिंदु क्या होता है? ये किसी भी ये खड़ी पाई के दाएं साइड में प्रयोग होता है। तो पंचमाक्षर बिंदु क्या होता है? खड़ी पाई के दाएं साइड में प्रयोग होगा। और ये कौन कौन से बिंदु होते हैं और कौन कौन से वर्ण होते हैं, वो वर्ण भी देखेंगे कौन से होते हैं। तो पंचमाक्षर बिंदु जैसे हम लिखते हैं का वर्ग में, जो का वर्ग आता है, तो का वर्ग में का खा गा घा ला, तो ला में बिंदु क्या होते हैं? इस वर्ण के बाद में प्रयोग होती है। ये क्या होता है? वर्ण के बाद में प्रयोग होगा, वर्ण के दाएं साइड में प्रयोग होगा, या तो कोई सिरोरेखा खींची जाएगी उसके बाद में प्रयोग होगा। तो ये क्या होता है? पंचमाक्षर की एक कंडीशन होती है कि पंचमाक्षर जो बिंदु होगा ये वर्ण के बाद में प्रयोग होगा, और या तो खड़ी पाई खींची गई होगी, खड़ी पाई के बाद में खींचेगा। तो हिंदी वर्णमाला में एक ही अक्षर होता है, हिंदी वर्णमाला में एक अक्षर होता है, इसके साथ में क्या होता है? पंचमाक्षर बिंदु का प्रयोग होता है। इसके बाद में आता तीसरा, जो तीसरा था, एक होता है नीचे प्रयोग होता है बिंदु, और तो नीचे वाले बिंदु को बोलते हैं उच्छिप्त चिन्ह या द्विगुण बोलते हैं। तीसरा क्या हो गया? तीसरा हो गया, इसे बोलते हैं ताड़न जात बिंदु भी बोलते हैं, ताड़न जात चिन्ह भी बोल सकते हैं, बिंदु भी बोल सकते हैं, ताड़न जात चिन्ह या उच्छिप्त चिन्ह बोल सकते हैं। तो ये क्या होता है? हमेशा क्या होता है? सिरोरेखा, जो सिरोरेखा खींची जाएगी उसके नीचे खड़ी पाई खींची जाएगी, तो खड़ी पाई के नीचे बिंदु का प्रयोग होगा। तो ताड़न जात बिंदु में दो ही वर्ण ऐसे हैं हिंदी वर्णमाला में जिसके नीचे क्या होता है? खड़ी पाई के नीचे बिंदु का प्रयोग होता है। ये क्या होता है? कड़ा, ये होता है ढा, और एक होता है ये ला। ये दो वर्ण हैं, और ये दो वर्ण में जब बिंदी का प्रयोग होता है तो इनका अर्थ अलग होता है, और बिंदी का प्रयोग ना हो तो इनका अर्थ अलग होता है। जैसे क्या होगा? ढा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? डा हो जाएगा। बिंदी का प्रयोग नहीं होगा तो ये डा हो जाएगा, और ये क्या? ये डा हो जाएगा और ये ढा हो जाएगा। तो बिंदी का प्रयोग हो जाएगा तो क्या होगा? ताड़न जात वर्ण हो जाएंगे। या तो इसको बोल सकते हैं ताड़न जात या उच्छिप्त वर्ण बोल सकते हैं, या तो इसे द्विगुण वर्ण भी बोल सकते हैं। क्योंकि इनकी द्विगुण इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनमें दो गुण पाए जाते हैं। एक गुण होता है इसके साथ बिंदी का प्रयोग नहीं है, इस प्रकार से यूज होगा, और बिंदी का प्रयोग है तो इस प्रकार से यूज होगा। तो ताड़न जात जो चिन्ह जिसके साथ प्रयोग होता है उसके लिए केवल दो ही वर्ण हिंदी वर्णमाला में है, एक अड़ा, ये एक है। और इसके आगे देखते हैं जो 4th नंबर पे बिंदु है, तो 4th नंबर पे बिंदु जो है वो किसी भी वर्ण के आगे प्रयोग होता है या लेफ्ट साइड में प्रयोग होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? नुक्ता बोलते हैं। नंबर 4 में क्या बोलते हैं? उसे नुक्ता। तो नुक्ता क्या होता है? नुक्ता की कंडीशन होगी कि किसी भी वर्ण के पहले प्रयोग होगा, तो किसी भी वर्ण के पहले प्रयोग होगा उसे नुक्ता बोलते हैं। तो जो हिंदी वर्णमाला में है, हिंदी वर्णमाला में जो वर्ण होते हैं जैसे लिखा होता है का, या का लिखा होता है, इसके आगे पहले बिंदी का प्रयोग होता है, जैसे खा हो गया, तो ये हिंदी वर्णमाला के बिंदु नहीं है, ये हिंदी वर्णमाला के वर्ण नहीं है, ये अरबी फारसी से लिए गए।
अरबी फारसी से लिए गए। तो ये वर्ण हिंदी वर्णमाला में प्रयोग होने लगे। ये वर्ण कहाँ से लिए गए? अरबी फारसी से लिए गए। तो नुक्ता में क्या होता है, कोई भी वर्ण होता है उस वर्ण के पहले बिंदु का प्रयोग होगा। खा हो गया, गा हो गया, फा प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, ये बिंदु क्या होता है, इनके पहले प्रयोग होगा। और ये वर्ण कहाँ से लिए गए? ये अरबी फारसी, उर्दू अरबी फारसी से ये लिए गए। तो क्वेश्चन ये रहता है कि जो नुक्ता होता है या अरबी फारसी से कितने वर्ड हिंदी भाषा में लिए गए और कितने प्रयोग होते हैं। नुक्ता जो है उर्दू फारसी से लिए गए हैं, उर्दू फारसी से लिए गए हैं, उर्दू अरबी फारसी से लिए गए हैं, उर्दू अरबी फारसी से लिए गए। और इसमें 5 वर्णों का प्रयोग होता है, 5 वर्ण लिए गए। और 5 वर्ण कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? एक है का, एक है खा, एक है गा, एक है फा, एक है जा। तो इन वर्ण के जो पहले प्रयोग होगा बिंदु, क्या हो जाएगा? ये नुक्ता हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में नुक्ता वर्ण कितने होते हैं? हिंदी वर्णमाला में नुक्ता वर्ण जो होते हैं 5 प्रयोग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? का होता है, खा होता है, गा, फा और जा। लेकिन एनसीईआरटी जो बुक में दे रखा है केवल 3 ही वर्ड का प्रयोग करते हैं। और एनसीईआरटी में खा, जा और फा, ये 3 वर्ड एनसीईआरटी मानती है। एनसीईआरटी के बुकों में दे रखा है, एनसीईआरटी के अनुसार पूछा जाए, एनसीईआरटी कि एनसीईआरटी के अनुसार नुक्ता वर्ण या उर्दू अरबी फारसी से हिंदी भाषा में कौन से वर्ण लिए गए? तो खा है, एक फा है, तीसरा जा है। ये पूछा जाए हिंदी भाषा में कितने वर्ण प्रयोग किए जाते हैं उर्दू अरबी फारसी के? तो 5 हैं। एनसीईआरटी के अनुसार 3 है और ये कितने? 5 है। तो ये बताया था, ये 5 वर्ण बताया था, हिंदी के थे एक विद्वान राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, सितारे हिंद इनकी उपाधि थी और उनका ये नाम था राजा शिव प्रसाद। और राजा शिव प्रसाद हिंदी के विद्वान थे। इन्होंने बताया था कि उर्दू फारसी से 5 वर्ड हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन एनसीईआरटी आज भी 3 वर्डों को मानते हैं। और क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि उर्दू अरबी फारसी से कितने वर्ड लिए गए? तो 5 रहेगा। एनसीईआरटी के हिसाब से पूछा जाए 3 है। यदि नाम ही पूछ दे कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद अनुसार कितने, तो 5 हो जाएगा। तो आपने देखा कि हिंदी वर्णमाला में बिंदु का प्रयोग कितने प्रकार से करते हैं, कहाँ कहाँ पे करते हैं। और हिंदी वर्णमाला में बिंदु 4 प्रकार का प्रयोग करते हैं। एक होता है शिरोरेखा के ऊपर होता है, एक खड़ी पाई के नीचे होता है, खड़ी पाई के दाएं साइड में होता है, खड़ी पाई के बाएं साइड में होता है। जो अनुस्वार होता है, मैंने देखा था जो प्रथम बिंदु था अनुस्वार, अनुस्वार का प्रयोग 11 वर्णों के साथ होता है, जो क्या होते हैं? स्वर होते हैं। और पंचमाक्षर बिंदु जो होता है केवल एक वर्ण है, जो का वर्ग का पंचमाक्षर है, उसके साथ में प्रयोग होता है। इसके बाद में देखा था उच्छिष्ट व्यंजन या ताड़नजात वर्ण, वो 2 वर्णों के साथ में था। और इसके बाद में सबसे लास्ट था उर्दू फारसी का, और वो 5 वर्ण थे, उसे बोलते हैं नुक्ता। अब देखेंगे व्यंजनों के वर्गीकरण देख रहे थे, कल देखा था घोष या कंपन के आधार पर। आज देखेंगे प्राण वायु के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। प्राण वायु के आधार पर व्यंजनों के प्रकार। तो प्राण वायु के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं आज की क्लास में देखेंगे। तो प्राण वायु के आधार पर व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अल्प प्राण, अल्प प्राण, दूसरा होता है महाप्राण। एक होता है अल्प प्राण, दूसरा होता है महाप्राण। तो प्राण वायु के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? प्राण वायु के आधार पर व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अल्प प्राण, दूसरा होता है महाप्राण। जो अल्प प्राण होता है, ये वर्ण कौन कौन से होते हैं? तो हमने देखे थे 5
क्या थे, 5 वर्ग थे, और उन पांचों वर्गों में 5-5 वर्ण थे। कौन कौन से 5 वर्ण थे, और कुछ उसमें अल्प प्राण थे और कुछ उसमें महाप्राण थे। तो अल्प प्राण कौन सा होता है, अल्प प्राण होता है प्रथम, तृतीय और पंचम। तो प्रथम वर्ण होगा प्रत्येक वर्ग का, प्रथम वर्ण होगा, और तृतीय वर्ण होगा, प्रथम तृतीय और पंचम वर्ण होगा। तो पहला वर्ण होगा, तीसरा वर्ण होगा, जो लास्ट वाला वर्ण होगा वो क्या हो जाएगा, अल्प प्राण हो जाएगा। तो अल्प प्राण कौन कौन से होंगे, एक हो जाएगा प्रथम वर्ण हो जाएगा, एक तृतीय वर्ण हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा पंचमा वर्ण या पंचम वर्ण। इसके अलावा कितने हो गए, ये 5 इसके हो गए, 5 इसके हो गए, और 5 ये हो गए। इसके अलावा सभी स्वर भी होते हैं, क्या होते हैं, सभी स्वर, वो भी क्या होते हैं, वो भी होते हैं अल्प प्राण। तो ये कितने हो गए, सभी स्वर कितने हो गए, 11 अल्प प्राण हो गए। और क्या होते हैं, अंतस्थ जितने व्यंजन थे, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, 4। तो अंतस्थ व्यंजन थे कौन कौन से, एक था या, रा, ला, वा। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, एक होता है या, दूसरा होता है रा, ला, वा। तो अल्प प्राण टोटल कितने हो गए, 5 ही हो गए, 5 15 15 और 15 कितने हो गए, 30। तो अल्प प्राण की संख्या कितनी होती है, 30। अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी होती है, 30। यदि अल्प प्राण व्यंजन पूछे जाए तो व्यंजन में क्या होता है, 11 स्वर को हटा देना पड़ेगा, क्योंकि ये स्वर हो जाएंगे। तो 5 15 और ये 4 कितने हो जाएंगे, 19 क्या हो जाएंगे, अल्प प्राण व्यंजन। और टोटल वर्ण कितने हो जाएंगे, अल्प प्राणों की संख्या कितनी हो जाएगी, 30। इसके बाद बचते हैं महाप्राण। तो महाप्राण कौन सा होता है, प्रथम वर्ण इधर प्रयोग हो गया, द्वितीय बचा, द्वितीय और तृतीय हो गया, तो चतुर्थ। तो प्रत्येक वर्ग का द्वितीय वर्ण होगा और चतुर्थ वर्ण होगा, प्रत्येक वर्ग का द्वितीय वर्ण होगा और चतुर्थ वर्ण होगा, वो कौन सा हो जाएगा, महाप्राण। तो महाप्राण की संख्या कितनी हो जाएगी, प्रत्येक वर्ग में 5-5 होते हैं, तो महाप्राण की संख्या कितनी हो जाएगी, 10। तो और इसमें देखते हैं, ठीक है, अल्प प्राण पता होगी कितने, अल्प प्राण की संख्या कितनी, 30 हो गई, महाप्राण कितने हो गए, 10 हो गए। और बस आज की क्लास में यहीं तक, आगे नेक्स्ट देखते हैं।